नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 36वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, खेलों से भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को मिलता है बल। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि खिलाड़ियों के दमखम से तिरंगे को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 30वें स्थापना दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, मजबूत लोकतंत्र के लिए मानवाधिकार सबसे ऊपर। गरीब और कमजोर वर्ग के मानवाधिकारों की सुरक्षा को बताया साझा जिम्मेदारी। भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों से किया संवाद। कहा, भारत के युवाओं ने दुनिया के हर विकसित देश में दिखाई क्षमता। राजनीति और लोकतंत्र के साथ कानून निर्माण में भी भागीदारी की दी सलाह। उपराष्ट्रपति ने फिक्की के 16वें वार्षिक स्वास्थ्य सम्मेलन फिक्की हील 2022 का किया उद्घाटन। संबोधन में कहा कि देश की चिकित्सा प्रणाली दुनिया की सबसे किफायती एसडीजी लक्ष्यों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना। उपराष्ट्रपति निवास में प्रख्यात शिक्षाविद और अर्थशास्त्री डॉक्टर बकुल ढोलकिया को 23वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया सम्मानित। संबोधन में कहा कि शास्त्री जी के जीवन से राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की मिली सीख। कार्यक्रम में बढ़ते आगे। सूरत में राजस्थान हरियाणा समाज की ओर से नागरिक अभिवादन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सम्मानित किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। गुजरात राष्ट्र की गंगोत्री है, जिसमें देश के हर प्रांत के लोग रहा करते हैं। वो यहाँ की प्रगति के साथ राष्ट्रवाद के विकास में भी अहम योगदान देते हैं। ये कहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंडोर स्टेडियम में अपने अभिनंदन समारोह में। उन्होंने अपना संबोधन राजस्थानी भाषा में दिया। यह सूरत लोगों को बड़ो सोच है, या सूरत की संस्कृति है, या सूरत का लोग है जो सूरत में ज्यादा सूरतमान करे हैं और जल्दी काम चल रहे हैं। तारो परिश्रम बन को आशीर्वाद, घी शक्कर होके मिठास तो पूरो सह नहीं आवगो और अपन भी आ रहे हैं। आज के दिन ते देख लो, दुनिया में नजर फेर लो, सूरत तो ज्यादा छलांग और कटेकुन लाग रही है, बहुत बड़ी छलांग लाग रही है। और सूरत का मां आदमी आपकी जब सूरत देखे है तो बड़ा सोनी नजर आवे है और लक्ष्मी की कृपा रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्व में पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। इससे पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने सूरत वासियों की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों का बड़ा दिल और बड़ी सोच है। 25 जुलाई 2022 दुनिया के इतिहास में अंकित होगा। और क्या खास बात हुई जब दिन? वह खास बात हुई जो आज तानी करे कुनी हुई। ट्राइबल महिला द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति की शपथ ली। आजादी को अमृत काल पूर्ण रूप में अमृत होगो। कन कल्पना करिए कि इतनो बड़ो बदलाव के वजह आयो। ए मिट्टी के प्रति मारो कर्ज है और पूरे देश को है। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात की धरती मिनी इंडिया है। अपनी जन्मस्थली से आए लोगों ने सूरत और गुजरात को अपनी कर्मस्थली बनाया और यहाँ के विकास में योगदान दिया। ये सूरत, ये गुजरात की धरती
जो एक मिनी इंडिया की तरह है, जहां पर अपनी अपनी कर्मस्थली से मेहनत कर अलग अलग राज्यों की जन्मस्थली से यहां पर आए, हमारे राजस्थान के, हरियाणा के, अलग अलग प्रदेशों के लोग यहां पर आए। उनका जन्म वहां हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मठता से, अपने कर्म से, अपनी श्रेष्ठता से, अपने कठिन परिश्रम से सूरत और गुजरात की समृद्धि के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभिनंदन समारोह का आयोजन राजस्थान और हरियाणा के प्रवासी नागरिकों के संयुक्त मंच ने किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुजरात के सूरत में 36वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बना है और प्रतियोगिताओं में खेल की भावना को लगातार बल मिल रहा है। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि वह दिन अब दूर नहीं जब भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। वहीं मौके पर मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर प्रयास से तिरंगे को खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जिसमें महिला खिलाड़ियों का भी योगदान है। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत खेल जगत की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति ने सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 36वें नेशनल गेम्स 2022 के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारत की दावेदारी और मजबूत होगी। जीत निश्चित है, लेकिन प्रतिभागी बनना अपने आप में गर्व की बात है और ये हम सभी में जोश और उमंग भर देता है। I have no doubt. I am confident. The day is not far when India, Bharat will host Olympics. ओलंपिक के लिए आज मेरा मन आश्वस्त है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की दावेदारी सबसे मजबूत होगी। हार जीत निश्चित है, पर एक चीज की जीत है और वो जीत है स्पोर्ट्समैनशिप की। यहां से आप लोगों ने जो मेरे सामने मिनी भारत है संबंध बनाए हैं, लोगों से जानकारी की है, एंड दैट विल टेक ऑल ऑफ यू वेरी फार। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि खिलाड़ियों की खेल भावना यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट समाज और जीवन के हर क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करती है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि पहली बार राष्ट्रीय खेलों में पारंपरिक योगासन और मलखंब को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये हमारी विरासत हैं, जिन पर सभी भारतीयों को गर्व है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल को बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों को किस तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए पूरे देश में एक वातावरण बनाया है। खेलो इंडिया हो, फिटनेस इंडिया हो और कई माध्यम से दूर दराज के गांवों के अंदर भी हमारे परंपरागत खेलों को बढ़ाकर आज देश और दुनिया के अंदर हमारे खिलाड़ियों ने परंपरागत खेलों को भी और नए आधुनिक खेलों के अंदर भी अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया है। नेशनल गेम्स ऐसा भव्य और दिव्य। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को साकार करते हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 7,500 एथलीटों ने 36 प्रकार के खेलों में भाग लिया। कुल 1100 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए मुकाबले हुए।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनएचआरसी स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र के फलने फूलने और सभी के समावेशी विकास के लिए मानवाधिकार सर्वोपरि है। उपराष्ट्रपति ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एनएचआरसी की सराहना की। साथ ही कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए काम करना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी तरह के विस्तार, खासकर भौगोलिक सीमाओं के विस्तार में मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल होता है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत कभी इस तरह की नीति में विश्वास नहीं करता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय लोकाचार वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर विश्वास करता है। This country take the world to be a village. Our concern is not limited to ourselves. Our concern is for the entire world. We are yet to have another nation that can match our unrivaled record. We never believed as a nation in expansion. Any expansion, particularly of geographical boundaries, involves violation of human rights of an extreme degree. This nation has never done so. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि एक अवधारणा के तौर पर मानवाधिकार को केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के संरक्षण के सीमित अर्थ में नहीं समेटा जा सकता। इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। Human rights as a concept cannot be reckoned only in the narrow sense of preservation of personal liberty and dignity. They have to be understood in broad context. I will not go further on this because in a very comprehensive, encyclopedic manner, Justice Mishra has indicated and the various advisories issued indicate the various facets in which human rights are vulnerable and need nurturing and protection. कार्यक्रम के दौरान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सूरत में भगवान महावीर विश्वविद्यालय में IICE का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विद्यार्थियों से संवाद किया। भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका विषय पर बातचीत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की युवा शक्ति दुनिया के देशों को नए विचार और प्रेरणा देने में सक्षम है और भारत के युवाओं ने दुनिया के हर विकसित देश में अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने युवाओं से राजनीति और लोकतंत्र में अधिक से अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। साथ ही कहा कि कानून के निर्माण में अपने सुझाव जरूर दें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान महावीर विश्वविद्यालय में IICE सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्व की चुनौतियों के समाधान विश्वविद्यालयों से निकलेंगे। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा नीति नौजवानों की बौद्धिक क्षमता का विकास तो कर ही रही है, इसके साथ ही बहुआयामी प्रगति का पथ भी दिखा रही है। आज हमारी ताकत इतनी है, आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आज हमारे नौजवानों ने इसी बौद्धिक क्षमता, इनोवेशन, नई सोच के कारण 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप जो आपने आज शुरू किया, आने वाले समय विश्वविद्यालय नए स्टार्टअप को निकालेगा। 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप, और इस 70,000 स्टार्टअप के अंदर आप जब नौजवानों से मिलोगे तो आपको लगेगा दुनिया की हर चुनौती, आज की चुनौती, भविष्य की चुनौतियों का, हर चुनौतियों का समाधान, हर आपदा संकट का समाधान भारत का नौजवान दुनिया को देगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की प्रगति लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतंत्र के आधार पर है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश की प्रगति के लिए संसदीय लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है और आजादी के समय से ही हमने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है, जो कि शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। पंचायत से लेकर दिल्ली की संसद तक
हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने ग्राम पंचायत भी दिए, नगर पालिका भी दिए, नगर निगम भी दिए, विधानसभा दिए, लोकसभा दिए। हर प्लेटफॉर्म पर हर व्यक्ति की अधिकार रेखांकित किए हैं, अधिकार निश्चित किए गए हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाने की प्रयास किए। लेकिन अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाना है तो मेरे भारत के नौजवानों को उसमें सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी। उनको सुशासन लाने के लिए, अच्छा शासन लाने के लिए एक जवाबदेही, एक भारत के नौजवान जवाबदेही से काम करने की, जवाबदेही से भागीदारी बने और एक अच्छा शासन, पारदर्शिता शासन लाए जो जनता की जवाबदेही से काम कर सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ बनेगा, तब अपने सशक्त लोकतंत्र और प्रेरणादायक नेतृत्व के आधार पर दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल होगा। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिक्की के 16वें वार्षिक स्वास्थ्य सम्मेलन फिक्की हील 2022 का उद्घाटन किया, जिसका विषय हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रहा। उपराष्ट्रपति ने भारत को एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब लाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक निजी भागीदारी का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली को दुनिया में सबसे सस्ती होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली राष्ट्र निर्माण का प्रमुख स्तंभ है और इसकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ नागरिकों को खुशहाल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। इसके साथ ही सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाने पर भी जोर दिया। फिक्की के 16वें वार्षिक हेल्थ केयर सम्मेलन फिक्की हील 2022 का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत में फलते फूलते चिकित्सा पर्यटन के लिए स्वास्थ्य उद्योग और फिक्की जैसे व्यापार निकायों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर के सामूहिक सपने को साकार करने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने को कहा। The theme healthcare transformation driving India's economic growth. It could not have been more apt or more timely. Our contemporary needs require real focus on this aspect. This platform, I'm sure, will offer a deliberative mechanism where there will be exchange of ideas, where innovation will be spelled out, and transformation will take place. I have no doubt it's going to be memorable for all the participants and again for the public at large. कोविड महामारी के दौरान भारत के अनुभव को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कर्मियों और वैज्ञानिकों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल अपने नागरिकों को एक निश्चित अवधि में टीका लगाया, बल्कि कई देशों को टीके भी निर्यात किए। We had during COVID not only challenge of pandemic COVID, we had challenge also from some islands. The vaccination can't work. System has collapsed. We don't have oxygen. People are dying. What are you doing? Not realizing in the process they were inflicting a much more severe pain than COVID. And now they need to reflect. It is one country that not only had such astounding progress in COVID, it also helped several other countries. Smaller nations that look up to us because we as a nation believe in our ethos, Vasudhaiva Kutumbakam, and that's what we have done. I will leave a thought with all of you. Look at history. Our country has never thought in geographical expansion. It has always thought of expansion in terms of knowledge. कार्यक्रम के दौरान फिक्की के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, फिक्की के महानिदेशक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास में 23वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर बकुल ढोलकिया को उत्कृष्टता के लिए दिया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हर किसी को हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति ने दुनिया के बाजार में बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने का भी आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जी और शास्त्री जी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के विजन पर हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास में उत्कृष्टता के लिए 23वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर बकुल ढोलकिया को उत्कृष्टता के लिए 23वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और अर्थशास्त्री के तौर पर उनका योगदान सराहनीय है। पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर बकुल ढोलकिया, his selection evokes instant appreciation by one and all. A versatile personality with significant contributions as an exalted educationist and economist. And I'm aware, having been a product of scholarship, what education means. But for the scholarship I got, I would not have had quality education. The stamp of Dr. Dholakia on the prestigious institute IIM Ahmedabad is being felt. And alumni have conveyed to me that there could not be a more deserving person than him for the occasion. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी सादगी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इतिहास में एक अलग स्थान दिलाया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शास्त्री जी ने इतिहास में सबके निर्णायक दौर में भारत का नेतृत्व किया और उनका नारा जय जवान जय किसान हर भारतीय के दिल में गूंजता रहता है। No one in this country of 1.3 billion people is ignorant about him, and that is across all generations. And this has been carried through the most powerful weapon, Kivdanti. They don't read about Shastriji. They know about Shastriji from their parents, from their teachers, from their grandparents. And therefore, one of the most illustrious sons of this country and a politician, statesman. I think there will be few parallels in history where his commitment to integrity, transparency, accountability was demonstrated by his actions in most difficult times. सम्मान समारोह में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन अनिल शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक प्रोफेसर प्रवीण गुप्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। बीते सप्ताह लोकसभा की संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 10 अक्टूबर 2022 को विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। 11 अक्टूबर 2022 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 11 अक्टूबर को ही अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी 11 अक्टूबर को हुई। वहीं लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बैठक भी 11 अक्टूबर 2022 को ही संपन्न हुई। 12 अक्टूबर 2022 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। 12 अक्टूबर को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक भी संपन्न हुई। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।